तीसरा कदम, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप कहाँ जा रहे हैं? अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी आसमान को तब तक नहीं छुआ जब तक किसी ने यह सपना नहीं देखा कि ऐसा होना चाहिए। जब तक किसी ने यह विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, और जब तक किसी ने यह इच्छा नहीं कि ऐसा होगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सपने सब देखते हैं परंतु समान रूप से नहीं देखते हैं। जो लोग रात में अपने मस्तिष्क के धूल भरे गलियारों में सपने देखते हैं, वे जागने पर पाते हैं कि यह तो सिर्फ कपोल कल्पना थी। परंतु दिन में सपने देखने वाले लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए खुली आंखों से सपने देखते हैं कि उनके सपने साकार हो जाएंगे। टी. लॉरेंस। अपने संकटों को सफलता की नींव में बदलने के लिए अगला कदम यह है कि आपको अपने सपने, भविष्य दृष्टि और लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी होगी। आपके पास भविष्य दृष्टि होना ही चाहिए, आपके पास लक्ष्य होना ही चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लक्ष्य पर आप काम करते हैं, जबकि भविष्य दृष्टि आप पर काम करती है। शार्क। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और अपने सपनों का जीवन जीने के आपको अभिप्रेरित होना चाहिए। अभिप्रेरण दो तरह का होता है, प्रेरणा और हताशा। अधिकांश लोग आमतौर पर हताशा से प्रेरित होते हैं। वे सिर्फ तभी प्रेरित होते हैं जब उनके पीछे दीवार आ जाती है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। अगर वे हर दिन प्रेरित हों तो वे कितना कुछ कर सकते हैं। इस बात को नीचे बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है। ज़्यादातर लोग तब तक यह नहीं जानते कि कितनी तेजी से तैर सकते हैं जब तक कि शार्क मछलियां उनका पीछा ना कर रही हों। परंतु जिंदगी की महान दौड़ में वही सफल होता है जो बुद्धिमत्ता से अपनी रफ्तार तय करता है। उसकी गति डर से तय नहीं होती, बल्कि उसकी इच्छा से तय होती है। जब आपका सामना निर्णय के महासागर से होता है तो आप डर से संचालित होते हैं या भविष्य दृष्टि से। क्या आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं? क्या आप ऊंचे लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अब भी यह इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई शार्क आपके पीछे पड़े? अपने सपनों को जीने के लिए आपको प्रेरणा की ज़रूरत है या हताशा की, यह आप पर है। अज्ञात। कुछ साल पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह और करोड़पति डेक्स्टर येगर के साथ एक दिन बिताने का अवसर मिला। डेक्स्टर येगर कभी ट्रक ड्राइवर थे, परंतु बाद में उन्होंने अपना मल्टी मिलियन एम्बे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया था। वह दिन मेरे जीवन के सबसे रोमांचक दिनों में से एक था। उस दिन मैंने सफलता के बारे में बहुत कुछ सीखा। असफलता से उबरने के बारे में तो मैंने और भी ज़्यादा सीखा। डेक्स्टर ने मुझे बहुत सी लोगों का उदाहरण देकर बताया कि सकारात्मक चिंतन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। उन्होंने यह भी बताया कि विपत्तियों में आपको आपकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने की शक्ति होती है, बशर्ते आप सपना देखने और उसके लिए संघर्ष करने को तैयार हों। उन्होंने संकटों के बारे में भी बातें की और यह बताया कि उनके माध्यम से विकास कैसे किया जाए। हमारी चर्चा के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही
जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने कहा, जब आप अपने सपने की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने समस्याएं और मुश्किलें आएंगी, परंतु अगर अपना सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे यह बात बहुत पसंद आई। वाह! अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद मैंने उनकी पुस्तक डोंट लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम पढ़ी और मैंने सपनों तथा सफलता के बारे में उनके जीवन दर्शन से और ज़्यादा सीखा। यहाँ पर डेक्स्टर येगर के कुछ जबरदस्त प्रेरक कथन दिए गए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यह मुश्किल है, यह बहुत मुश्किल है। यह सही बात है, यह मुश्किल है और इसलिए आपको इसे मुश्किल तरीके से करना चाहिए। आपको अपने सपने के लिए संघर्ष करना चाहिए, कठोर संघर्ष करना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। हो सकता है आपको नीचे गिरा दिया जाए, परंतु उठकर खड़े होते रहें और संघर्ष करते रहें। जो लोग हारने से इनकार कर देते हैं, वे शायद ही कभी हारते हैं। जीवन का विरोधाभास यह है कि सफलता का महल कभी सुविधा की नींव पर नहीं बनता है, यह तो असुविधा की नींव पर बनता है। जो लोग संघर्ष करने और इसके द्वारा विकास करने के लिए तैयार होते हैं, वे जीवन जीते जाते हैं। जो लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते, वे हार जाते हैं। संघर्ष से विजेता उत्पन्न होते हैं। माइकल जॉर्डन और जॉर्ज फोरमैन ऐसे विजेता हैं जो इस बात से नहीं डरते थे कि लोग उन्हें विजय के लिए संघर्ष करते देखें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असफलता से नहीं डरना चाहिए, ना ही आपको असफलताओं के माध्यम से विकास करने से डरना चाहिए। विचार सैकड़ों की तादाद में होते हैं, दुर्लभ तो वह व्यक्ति है जो उन पर अमल करता है। जब तक आप अपने धन, समय और विचारों का प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। उपलब्धि एक चुनाव है। अपना भविष्य बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खुद को बनाना है। अपनी कंपनी को बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका अपने कर्मचारियों को बनाना है। सभी व्यक्ति स्वनिर्मित होते हैं, सिर्फ सफल लोग ही यह स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं। अपनी समस्याओं के बजाय अपनी नियामतों को गिनें और हमेशा अपने सपने के लिए संघर्ष करें। यह याद रखें कि अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस कथन पर चिंतन करता रहा। घर लौटते समय मैंने लगातार इस कथन पर विचार किया और मुझे यह बिल्कुल सच लगा। मैंने उस समय के बारे में सोचा जब मैं अपना बिजनेस शुरू करने निकला था। तभी मेरे सामने एक समस्या आ गई थी। मेरी कार ने दम तोड़ दिया था, परंतु मैंने हार मानने से इनकार कर दिया और चीजें अच्छी तरह से हुई। पर ऐसा तभी हुआ जब मैंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है और अगर आप इसे बुरी तरह से चाहते हैं तो समस्याओं से दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ असुविधाएं होती हैं। क्या यह आसान होगा? नहीं, यह कठिन होगा, यह मुश्किल होगा, यह चुनौतीपूर्ण होगा। परंतु अगर सपना पर्याप्त बड़ा है और अगर आप इसे पूरी तरह से चाहते हैं तो आपका सपना साकार हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सपना ही ना हो तो आप उसे किस तरह साकार करेंगे? जीवन में आपके पास एक सपना होना ही चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, यह जानना संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए अति आवश्यक कदम है।
जब आपके सामने संकट आए तो आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उस मंजिल तक पहुँचने पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर पाएंगे। कल्पना करें कि आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, परंतु गाड़ी निकालते समय आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। यह देखकर क्या आप हार मान लेते हैं? नहीं, क्योंकि आपको अपनी मंजिल पता है, इसलिए आप वहां तक पहुंचने के लिए उस संकट से उबर जाते हैं। कार का टायर बदलवाने के बाद आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, परंतु तभी सड़क पर आगे रास्ता बंद है का बोर्ड लगा मिलता है, जिसके कारण घूम कर जाने का सुझाव दिया जाता है। क्या आप हार मान लेते हैं और घर लौट जाते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए आप वैकल्पिक मार्ग से चल देते हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप खुद को मंजिल तक पहुंचते देख सकते हैं। आप जानते हैं कि राह के रोड़े या वैकल्पिक मार्ग और कुछ नहीं बल्कि अस्थायी संकट है। अगर आप अपनी मंजिल जानते हैं तो संकट सिर्फ वैकल्पिक मार्ग होते हैं जिनके आप पार जाते हैं या आवश्यक होने पर घूम कर जाते हैं, परंतु आप तब तक नहीं ठहरते जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। लक्ष्यों की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण चींटी को देखकर दिया जा सकता है। चींटियां चुनौतियों की प्रत्याशा में भविष्य की ओर देखती हैं, परंतु वे लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं और इस तक पहुंचने के लिए संकल्पवान होती हैं। अगर आप किसी चींटी को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यह एक अविश्वसनीय जीव है, क्योंकि यह कभी हार नहीं मानती। अगर आप चींटी के रास्ते में कोई पत्ती, छड़ी, ईंट या दूसरी चीज रख दें तो यह इसके ऊपर से चढ़कर निकल जाएंगी, इसके नीचे से निकल जाएंगी, इसके दाएं बाएं चक्कर लगाकर निकल जाएंगी या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जिससे यह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। यह कभी नहीं रुकती हैं, यह कभी हार नहीं मानती है, यह कोशिश करती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, अपने लक्ष्य का पीछा करती रहती हैं। सच तो यह है कि चींटी को लक्ष्य पाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह यह है कि इसे मार डाला जाए। चींटी सिर्फ तभी कोशिश करना छोड़ती है जब वह मर जाती है। ना सिर्फ चींटी कभी हार नहीं मानती, बल्कि यह जाड़े की तैयारी भी करती है। यह आने वाले कल के बारे में लगातार सोचती है और तैयारी करती है। दूसरी तरफ टिड्डा सिर्फ आज के बारे में ही सोचता है। टिड्डा पूरी गर्मियों के बारे में सोचता है, जबकि चींटी पूरी गर्मी ठंड के बारे में सोचती है। जब ठंड आती है तो चींटी आराम से रहती है, जबकि टिड्डा कष्ट उठाता है। सबक यह है कि चींटी भविष्य में आने वाले मुश्किल समय के लिए मेहनत से तैयारी करती है, क्योंकि देर सवेर मुश्किल समय आएगा। हम सबको चींटी से सीख लेना चाहिए। हमें हर दिन मेहनत से काम करना चाहिए और हमें लक्ष्य बनाने तथा उनका पीछा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें आने वाले कल के लिए योजना बनाना चाहिए, तब हम कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे हमारी हार राह में कितनी ही बाधाएं आ जाएं, चाहे हम पर कितनी ही समस्याएं हावी हो जाएं, या हम खुद को कितनी ही मुश्किल परिस्थितियों में पाएं, हमें अपने सपनों का पीछा करते रहना होगा और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश करना होगी। हमें हमेशा भविष्य की तैयारी करना होगी और गर्मियों में भी जाड़े की जरूरतों के बारे में सोचना होगा। हमें आज ही आने वाले कल की योजना बनाना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए। हमें बारिश के दिन वक्त जरूरत के लिए कुछ बचा कर रख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज सूरज की रोशनी है उसी तरह से कल बारिश भी होगी, और जिस तरह से आज गर्मी है उसी तरह से कल जाड़ा भी होगा।
संकट तो आएंगे, चुनौतियां तो आएंगी, कड़ी मेहनत करें, मुश्किल समय के लिए तैयारी करें और सबसे बड़ी बात, कभी हार ना माने। चींटियां चुनौतियों और मुश्किलों की उम्मीद करते हुए भविष्य की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि वे क्या चाहती हैं और यह भी जानती हैं कि वे कहाँ जा रही हैं। लगनशील होना होती हैं और कभी हार नहीं मानती हैं। लक्ष्य निर्धारित करती हैं, योजना बनाती हैं। सिर्फ आज के बारे में सोचने के बजाय टिड्डा पूरी गर्मी में गर्मी के बारे में ही सोचता है, जबकि चींटियां पूरी गर्मी में जाड़े के बारे में सोचती हैं, आने वाले कल के बारे में सोचती हैं। कड़ी मेहनत करती हैं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करती हैं, तब तक आगे बढ़ती रहती हैं, विकल्प चुनती हैं जब तक वे अपने लक्ष्य को पा न लें या हार ना मान जाएं। चींटी एक अद्भुत उदाहरण है जो पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित है और बाधाएं आने पर अपने लक्ष्य से नहीं भटकती हैं। अगर हम लक्ष्य केंद्रित बन सकें और अपनी भविष्य दृष्टि को अपने जीवन पर केंद्रित रख सकें, तो हम आम तौर पर अपने संकटों को सफलता की नींव में बदल लेंगे। भविष्य दृष्टि सफलता का शुरुआती बिंदु है। यह संकट को सफलता की नींव में बदलने का शुरुआती बिंदु है। बहरहाल, आपको यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर भविष्य दृष्टि होगी, वहां पर संकट भी होंगे। जहां पर भविष्य दृष्टि है, वहां विरोधी भी होगा। ध्यान दें, मैंने यह नहीं कहा कि हो सकता है, बल्कि यह कहा है कि ऐसा होगा। भविष्य दृष्टि और विरोध, जहां आपको एक मिलेगा, वहीं आपको हमेशा दूसरा भी मिलेगा। जहां भविष्य दृष्टि होगी, वहां आपको विरोध भी मिलेगा। आपकी भविष्य दृष्टि को चुनौती भी मिलेगी। आपको उस विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी तैयारी के लिए आपको अपनी भविष्य दृष्टि में प्रबल विश्वास करना चाहिए तथा आपके मन में इसके लिए संघर्ष करने की इच्छा होना चाहिए। जब भी आपके पास बड़ी भविष्य दृष्टि होती है तो बाकी लोगों को यह बहुत बड़ी लगती है। इतनी बड़ी भविष्य दृष्टि को देखकर वे विचलित हो जाते हैं और इसे काट छांट कर छोटा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा ना करने दें। आइंस्टीन ने कहा था, महान व्यक्तियों को हमेशा औसत व्यक्तियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता है। आपके पास दूर तक देखने की भविष्य दृष्टि होना चाहिए, विश्वास करने की आस्था होना चाहिए, कर्म करने का साहस होना चाहिए और सहन करने की शक्ति होना चाहिए। टेम्पल हिल्स, मैरीलैंड के फ्रॉम द हार्ट चर्च मिनिस्ट्रीज की विलेट ओ राइट मेरी मित्र और महान उपदेशक हैं। उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा है कि सपने की शक्ति के संदर्भ में लक्ष्य पर प्रहार करें। उनका मानना है कि सफल बनने के लिए हमें उन चीज़ों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, जैसे कि अपना सपना खोजें, अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने सपने के लिए संघर्ष करें। इसे खोजें, इस पर ध्यान केंद्रित करें और इसके लिए संघर्ष करें। सबसे पहली बात, हमें अपना सपना खोजना चाहिए, क्योंकि अगर सपना ही नहीं होगा तो उसे साकार कैसे किया जा सकता है। और आपको यह एहसास भी होना चाहिए कि जब आप अपने सपने के बारे में बातें करेंगे और यह बताएंगे कि आप भविष्य विश्वसनीय काम करने वाले हैं, तो आपके मित्र आपको पागल समझेंगे। हर महान आविष्कारक और उपलब्धि किसी न किसी बड़े सपने का परिणाम थी। शायद कुछ लोगों ने उस सपने की हंसी भी उड़ाई होगी, परंतु इसके बावजूद उस व्यक्ति ने वह काम कर दिखाया था। वे सब हंसे थे। मैं वाशिंगटन डीसी में WOL पर एरिक सेंट जेम्स रेडियो शो का अतिथि था। चर्चा के दौरान मैंने जिक्र किया कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपके पास भविष्य दृष्टि होना चाहिए, परंतु आपको यह एहसास भी होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास भविष्य दृष्टि आएगी,
आपका विरोध होने लगेगा। यह उम्मीद करें कि लोग आपको पागल कहेंगे। यह उम्मीद करें कि जिंदगी आपकी राह में तमाम तरह की बाधाएं डालेगी, परंतु निराश ना हो। इतिहास के पन्नों में दर्ज हर महान आदमी के पास हमेशा भविष्य दृष्टि थी। उसने कठोर निर्णय लिए, कड़ी मेहनत की और उसने महान इच्छा की और उसे हमेशा विरोध का सामना करना पड़ा। फिर एरिक ने एक पुस्तक का जिक्र किया जो उन्होंने पढ़ी थी। एरा फ्लैटो की इस पुस्तक का नाम था द ऑल लॉफ्ड फ्रॉम लाइट बल्ब्स टू लेजर्स। यह पुस्तक इतिहास के उन लोगों के बारे में है जिन्होंने विश्वसनीय काम किए और अविश्वसनीय सफलता हासिल की। बहरहाल, जब उन्होंने लोगों को अपने सपनों के बारे में बताया तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। हर स्वप्नदर्शी को ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो उस पर हंसे और उन्होंने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की। लोगों ने थॉमस एडिसन की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा। जब उन्होंने बिजली का एक ऐसा बल्ब बनाने का अपना सपना बताया जो मोमबत्ती जैसा नहीं था, लोगों ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा। जब उन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जिसके द्वारा आप दूसरी जगह के लोगों से बातें कर सकें, लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा। जब उन्होंने दावा किया कि पृथ्वी सपाट नहीं बल्कि गोल है और वे इसे साबित करने के लिए इसके किनारे पर से गिरने को तैयार थे, लोगों ने राइट बंधुओं की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा। जब उन्होंने अपना सपना बताया कि वे उड़ने वाली मशीन बनाएंगे, लोगों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हंसी उड़ाई और उन्हें पागल कहा। जब उन्होंने अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में बात की, जब उन्होंने कहा कि वे लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर रैली आयोजित करना चाहते हैं ताकि विश्व तक अपना सपना पहुंचा सकें, तब भी लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। लोगों ने जॉन एफ कैनेडी की भी हंसी उड़ाई थी जब उन्होंने कहा था कि 1960 का दशक खत्म होने तक इंसान चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। यह सूची अनंत है। लोगों ने सबकी हंसी उड़ाई थी। महानतम उपलब्धियों को कभी असंभव माना जाता था। जिस व्यक्ति ने भी अविश्वसनीय काम किया है, उसने असंभव काम को करने का संकल्प किया था। लोग आप पर और आपके सपनों पर हंस सकते हैं, परंतु निराश ना हो। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो जाएंगे जो जानता है कि अंत में हंसने वाले की हंसी सबसे अच्छी होती है। अगर आप अविश्वसनीय काम करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप महान परिणाम भी हासिल नहीं कर सकते। अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लें और इसे अपने सामने रखें। मैंने अपने प्लानर में अपना सपना लिख रखा है और मैं इसे हर दिन पढ़ता हूँ। जब भी मैं अपना प्लानर खोलता हूँ तो मुझे अपना सपना दिख जाता है, क्योंकि मैं इसे पेज डिवाइजर पर प्रिंट कर रखा है। याद रखें, धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, भविष्य दृष्टि को लिख लें और इसे स्पष्टता से लिख लें ताकि जो व्यक्ति इसे पढ़े वह दौड़ के भाग ले सके। अंत में आपको अपने सपने की खातिर संघर्ष करने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जहां भविष्य दृष्टि है वहां विरोध भी होगा। जहां सपना है वहां सपने को चकनाचूर करने वाले लोग भी होंगे, और सपना जितना बड़ा होगा चुनौतियां और समस्याएं भी उतनी ही बड़ी होंगी।
बहरहाल पुरस्कार भी उतने ही बड़े होंगे। यह अनिवार्य है कि आप संघर्ष करने का संकल्प लें। आपको गिरने के बाद उठकर संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़कर संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। आपको यह एहसास होना चाहिए कि संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आपको पहले अपना सपना खोजना होगा, फिर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर उसके लिए संघर्ष करना होगा। हम सपनों को जबरदस्त सफलता में बदल सकते हैं, बशर्ते हम उस सपने के लिए संघर्ष करने के इच्छुक हों। आपको अपने सपने के लिए संघर्ष करने का इच्छुक रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपका इम्तिहान लेगी। मेरी माँ मुझे बताती थी कि जो भी चीज पाने लायक है वह संघर्ष करने लायक भी है। यही आपके सपने के बारे में भी सही है। अगर सपना पाने लायक है तो यह संघर्ष करने के लायक भी है। कुल मिलाकर संदेश यह है कि आपके पास एक सपना होना चाहिए और यह सपना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा पुरस्कार भी उतने ही बड़े होंगे। जब आप संकट को सफलता में बदलने के अभियान पर निकले तो याद रखें कि यह काम आसान नहीं होगा। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, विरोध भी होगा। परंतु अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है। बड़े सपने देखें, डटकर संघर्ष करें और अगर लोग हंसें तो भी चिंता ना करें, क्योंकि जो सबसे अंत में हंसता है उसकी हंसी सबसे अच्छी होती है। तीसरा कदम, शिक्षण बिंदु। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बड़े सपने देखें। अगर आपके पास कोई सपना ही नहीं है तो आप उसे कैसे साकार करेंगे? चींटी की तरह बने आगे बढ़ते रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं या मर ना जाएं। आने वाले कल की योजनाएं बनाएं और तैयारी करें। गर्मी में आने वाले जाड़े के बारे में सोचें और जाड़े में आने वाली गर्मी के बारे में सोचें। यह जान लें कि जहां भविष्य दृष्टि होगी वहां आपको विरोध भी मिलेगा। विजेता इस बात से नहीं डरते कि लोग उन्हें जीतने के लिए संघर्ष करते देखें। हाँ, यह काम कठिन है, इसलिए आपको इसे कठिन तरीके से करना चाहिए। अपने सपने के लिए संघर्ष करने के इच्छुक रहें। अगर लोग आपके सपनों पर नहीं रहे हैं तो आपका सपना पर्याप्त बड़ा नहीं है। जो लोग अविश्वसनीय काम करने की कोशिश करना चाहते हैं, सिर्फ वही महान काम पर कर पाते हैं। खंड 2, निर्णय की शक्ति। चौथा कदम, निर्णय लें। आपके सामने संकट है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप इससे कैसे निपटेंगे। आप अपनी जिंदगी के रचयिता बन सकते हैं या फिर आप अपनी परिस्थितियों के शिकार बन सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। रेडेनबॉक। सफलता की हर मार्गदर्शिका और इस पुस्तक के हर इंटरव्यू में मैंने एक ही अवधारणा को बार बार पाया है। सफल लोग सफल होने का चुनाव करते हैं। वे सफल होने का सचेतन निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि निर्णय और चुनाव सफलता के फार्मूले के अभिन्न अंग हैं। सफलता निश्चित रूप से एक चुनाव है। क्यों? क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि संकट सफलता की नींव है और इस कीमत को चुकाने के बाद ही सफलता मिलती है। सफल होने के लिए आपको संकटों का सामना करना होगा। आपको यह सीखना होगा कि संकटों पर विजय कैसे पाई जाए, वरना वे आप पर विजय पा लेंगे। सफल लोग जानते हैं कि इंसान का भले ही आपकी स्थितियों पर नियंत्रण ना हो,
परंतु उसका अपने निर्णयों पर नियंत्रण होता है। आपको विकल्प चुनने की शक्ति समझ लेना चाहिए। सफलता एक विकल्प है। यह पुस्तकों में लिखा है, यह वक्ताओं ने कहा है और जिंदगी ने इसे सच साबित किया है। सफल होने के लिए आपको सिर्फ सफलता का विकल्प चुनना है, क्योंकि सफलता संयोग नहीं बल्कि चुनाव है। बोस्टन सेल्टिक्स के कोच और 1996 कॉलेज चैंपियन द केंटुकी वाइल्ड कैट्स के पूर्व कोच रिक पिटिनो ने एक पुस्तक लिखी है, सक्सेस इज अ माइंड्स चॉइस। सक्सेस इज अ चॉइस। इस पुस्तक में बताया गया है कि सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप इसका चुनाव ना कर लें। सफलता खुशकिस्मती से मिलने वाला अवसर नहीं है, यह दैवी वरदान भी नहीं है, इसका जन्म से ही कोई लेना देना भी नहीं है। सफलता तो एक चुनाव है। कई बार ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु अंततः सफलता का मतलब विकल्प चुनना है। संकट को सफलता में बदलने की कुंजी है निर्णय लेना। जीवन के किसी भी काम में सफलता का पहला कदम यह है कि आप निर्णय लें। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग चुनाव करने से इनकार कर देते हैं और इस तरह हारने का चुनाव करते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी के लिए निर्णय लें, वरना जिंदगी आपके लिए निर्णय ले लेगी। संकट का सामना करते समय आपको दो महत्वपूर्ण विकल्प चुनना होगा। पहला विकल्प है आपका दृष्टिकोण, यानी आप संकट को किस तरह से देखते हैं। दूसरा विकल्प है आपकी प्रतिक्रिया, यानी आप संकट पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यही तय करेंगे कि आप संकट का सामना करने के लिए किस तरह आगे बढ़ोगे। अभिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया। किसी व्यक्ति की जिंदगी में दो परिस्थितियां होती हैं, वे दरअसल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि व्यक्ति उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसकी प्रतिक्रिया ही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा निर्णायक तत्व है। बुकर टी वॉशिंगटन। आप समस्या पर अभिक्रिया रिएक्ट करेंगे या आप चुनौती पर प्रतिक्रिया करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। विजेताओं में प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि पराजितों में रिएक्ट करने की। दोनों में अंतर क्या है? रिएक्ट करने का मतलब यह है कि आप स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। मान लें आप अपने मित्र को अस्पताल ले जाते हैं और उसे दवा देने के बाद डॉक्टर आपसे कहता है आपके मित्र को दवा से रिएक्शन हो गया है। यह सुनकर आप तत्काल समझ जाते हैं कि दवा का आपके मित्र पर नकारात्मक असर हुआ है। परंतु अगर आप अपने मित्र को अस्पताल ले जाएं और उसे दवा देने के बाद डॉक्टर कहे आपके मित्र ने दवाओं पर अच्छी प्रतिक्रिया की है, तो आप समझ जाएंगे कि दवा का आपके मित्र पर सकारात्मक असर हुआ है। यही आपकी जिंदगी के अनुभवों के बारे में सच है। आप उन पर रिएक्ट करते हैं या फिर आप उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप इस संकट पर रिएक्ट करेंगे या आप इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, यह आपका चुनाव है। निर्णय 1। आप पर संकट आ चुका है, अब आप इससे कैसे निपटेंगे। तकदीर संयोग ही नहीं बल्कि चुनाव की बात है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। विलियम जेनिंग्स
ब्राइन। अब आप पर संकट आता है और आप आपका पहला निर्णय यह होता है कि आप इसे किस तरह देखेंगे। यह संकट है या फिर यह सफलता की नींव है। अगला निर्णय यह है कि आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं। आप हार मानने वाले हैं या फिर आप आगे बढ़ते रहने वाले हैं। आप गिरने वाले हैं या फिर आप संघर्ष करने वाले हैं। आप इसे खुद को रोकने देंगे या फिर आप इससे प्रेरित होंगे। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपको लेना ही होगा। यह एक ऐसा विकल्प है जिससे आप और सिर्फ आप चुन सकते हैं, परंतु यह चुनाव का आपको मिलने वाले परिणामों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। कैंसर तो क्या हुआ? यह बीमारी है, मौत की सजा नहीं है। मैं इस पुस्तक को लिखते समय घर पर बैठकर काम कर रहा था। तभी उत्कृष्ट प्रेरणादायी वक्ता और लेखक लेस ब्राउन का फोन आता है। वे उस डॉक्टर से मिलने आ रहे थे जिसने उनके प्रोस्टेट कैंसर का इलाज किया था और वे मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं थे। मैंने कहा, लेस घर आ जाए। कुछ समय बाद ही दरवाजे की घंटी बजी और वे मेरे सामने थे, परंतु वे वही लेस ब्राउन नहीं थे जिन्हें मैंने कुछ समय पहले देखा था। वे चेहरे और फिट दिख रहे थे। वे बहुत अच्छे दिख रहे थे। मैंने कहा, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या आप डाइटिंग कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं बेहतरीन तरीके से जी रहा हूं। मैं अब खाने के लिए नहीं जीता, बल्कि जीने के लिए खाता हूं और मुझे बेहतरीन अनुभव हो रहा है। लेस ने मुझे बताया कि वे शाकाहारी बन गए हैं और अब हर दिन व्यायाम करने लगे हैं। वे रोमांचित और बेहद खुश थे क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से उनकी सेहत बहुत अच्छी है। हम बैठे और हमेशा की तरह हंसी मजाक करते रहे। फिर हम जिंदगी के बारे में बातें करने लगे, सेहत के संदर्भ में, जीवन की चुनौतियों के संदर्भ में और आस्था तथा विकल्पों के संदर्भ में जिनके द्वारा उन चुनौतियों से उबरा जा सकता है। मैंने उन्हें अपनी नई पुस्तक के बारे में बताया। मैंने कहा कि अगर इस पुस्तक में उनकी कहानी भी हो तो बेहतरीन होगा। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वे अपने शब्दों में यह बताएं कि उन्होंने कैंसर के संकट का सामना कैसे किया और उसे अच्छी सेहत में कैसे बदला। मैंने कहा, लेस, आपने अपनी पुस्तक में मेरे बारे में लिखा था और अब मैं अपनी पुस्तक में आपकी कैंसर पर विजय के बारे में लिखना चाहता हूं। लेस ने कहा, तो फिर ऐसा कर दो। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यह बात जान लें कि कैंसर को हराया जा सकता है। मैं सचमुच मानता हूं कि ईश्वर मेरे माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं, परंतु ईश्वर बीमारी को ठीक करता है। कैंसर बीमारी है, मौत की सजा नहीं है। इसे हराया जा सकता है। मैंने लेस से पूछा कि जब उन्हें कैंसर का पता चला तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया। लेस ने जवाब दिया, वही किया जो मैं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के सामने आने पर हमेशा करता हूँ। मैंने 4 शक्तिशाली कदमों का प्रयोग किया: आत्म मूल्यांकन, आत्म समर्थन, आत्म संकल्प और आत्म संतुष्टि। मैं इन कदमों का प्रयोग कई वर्षों से कर रहा हूँ। मैं इनका प्रयोग तब से कर रहा हूँ जब मैं भाषण देकर आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था और मेरे ऑफिस मैनेजर ने हजारों डॉलर का गबन कर दिया था। मैंने इन कदमों का प्रयोग तब भी किया जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था और मुझे डेट्राइट में अपने ऑफिस की फर्श पर सोना पड़ा था। मैंने इन कदमों का प्रयोग तब भी किया जब मेरा टेलीविजन शो कैंसिल हो गया था
यह शो काफी लोकप्रिय था, परंतु यह इतिहास का सबसे जल्दी रद्द होने वाला टेलीविजन शो बन गया था, क्योंकि मैंने घटिया और अनैतिक विषयों पर काम करने से इनकार कर दिया था। मैंने इन कदमों का प्रयोग तब भी किया जब मेरी माँ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से चल बसी। मैंने इन कदमों का प्रयोग तब भी किया जब ग्लैडिस नाइट से मेरा विवाह विच्छेद हुआ, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और मैंने प्रोस्टेट कैंसर पर विजय हासिल करने में भी इन्हीं कदमों का प्रयोग किया। जब हम उनके 4 कदमों पर चर्चा करने लगे तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वे काफी हद तक मेरे VDAD की तरह ही थे, सिर्फ उनके नाम ही अलग थे। आत्म मूल्यांकन दृष्टिकोण और निर्णय के बारे में है। काम करने से पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि जीवन सबके लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बात, आपको इस तथ्य का सामना करना होगा कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या या चुनौती है। अगर आप इसका सामना करने के बजाय इससे मुंह मोड़कर भाग जाएंगे और रेत में अपना सिर छुपा लेंगे तो आप मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे? इसके बाद हमें समस्या के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए और इसे निष्पक्षता से देखना चाहिए। समस्या का मूल्यांकन करते समय प्राथमिकता तय कर ले, जिसका अर्थ यह है कि आप उन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे, उनका क्रम निर्धारित कर ले। फिर मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे मालूम था, फिर भी मैं इसे उनके मुंह से सुनना चाहता था। लेस, यह आपके साथ क्यों हुआ? आपको इतनी सारी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? उन्होंने इसका वैसा ही जवाब दिया जैसी मुझे उम्मीद थी। यह उस महिला की कहानी की तरह है जिसके साथ दुर्घटना हुई थी। उसने पूछा कि यह उसी के साथ क्यों हुआ। एम्बुलेंस ड्राइवर ने उससे कहा, तो फिर आप किसके साथ यह करवाना चाहती थी? ओपरा। यह हर एक के साथ होता है, हर एक की बारी आती है। इससे मेरा यह सिद्धांत दृढ़ हुआ कि कई दिन आप कार का शीशा होते हैं और कई दिन आप मक्खी होते हैं। संकट जीवन का हिस्सा है, वे सब पर आते हैं। फिर हमने आत्म समर्थन पर चर्चा की, जो भविष्य दृष्टि के बारे में है। यह इस बारे में है कि आपको खुद को किस तरह से देखना चाहिए और इस चुनौती से उबरने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। आप में यह विश्वास होना चाहिए कि आप इस चुनौती से उबरने में सक्षम हैं। इसके बाद आपको अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्त करने की योजना पर केंद्रित रखना चाहिए। आपको चुनौतियों के बीच भी सकारात्मक रहना चाहिए। लेस ने कहा कि कैंसर का पता चलने पर पहले तो वे डर गए थे, परंतु उन्हें यह एहसास था कि इस समस्या से उबरने के लिए उन्हें डर की नहीं बल्कि अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगली बात आत्म संकल्प है, जो काम करने के बारे में है। यह अनुशासन और संकल्प के बारे में है कि चाहे जो हो जाए आप कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कुछ कष्टकारी निर्णय लिए जो संकट को सफलता में बदलने के लिए आवश्यक थे। लेस जानते थे कि उन्हें अपना वजन कम करना था, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला और शाकाहारी बनने का संकल्प किया। उन्होंने प्रतिदिन व्यायाम करने का भी संकल्प किया। इससे पहले वे सिर्फ कैंडी को अपने मुंह में ले जाने का व्यायाम करते थे। उन्होंने हर दिन व्यायाम करने का फैसला किया, यात्रा के दौरान भी। आखिरकार लेस ने आत्म
संतुष्टि का प्रयोग किया और इच्छा नामक मेरे सिद्धांत के अनुरूप है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। आपके पास आस्था होती है और यह ज्ञान भी कि ईश्वर हमेशा नेक है, भले ही आपके सामने चुनौतियां हों। परंतु ईश्वर में विश्वास रखें और यह आस्था रखें कि वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको यह एहसास होना चाहिए कि अपनी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आपको प्रार्थना की शक्ति को समझना चाहिए और पूर्ण व्यक्तित्व यानी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर मेहनत करना चाहिए। जिंदगी की चुनौतियों से प्रभावकारी ढंग से उबरने और व्यक्तिगत संतुष्टि पाने के लिए तीनों पहलुओं की जरूरत होती है: आस्था, आशा, आत्म प्रेम तथा दूसरों से प्रेम संतुष्टि की ओर ले जाता है। जब आप इसमें इच्छा जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण संतुष्टि की ओर ले जाता है, जिससे आपका सशक्तिकरण होता है और सशक्तिकरण आपकी बाधाओं को अवसरों में बदल देता है। लेस ब्राउन जीत का संदेश देते हैं क्योंकि वे जीत चुके हैं। वे एक उजड़ी इमारत में पैदा हुए थे। उनके जुड़वा भाई के साथ उन्हें 6 दिन की उम्र में गोद लिया गया था। स्कूल में उन पर मानसिक रूप से पिछड़े का लेबल लगाया गया था। वे 2 बार फेल हुए थे और बमुश्किल हाई स्कूल पास कर पाए थे। वे कभी कॉलेज नहीं गए, परंतु बाद में वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर वक्ताओं में से एक बने। उन्होंने अपना करियर सैनिटेशन वर्कर के रूप में शुरू किया था। फिर वे लोकप्रिय रेडियो डिस्क जॉकी बने, फिर सामुदायिक कार्यकर्ता और फिर राज्य के विधायक। कैंसर के शिकार से वे कैंसर के विजेता बने। लेस ब्राउन एक विजेता हैं जो जानते हैं कि संकट को सफलता की नींव में कैसे बदला जाता है। कैसा लेस ने अपनी अंतिम पुस्तक में कहा है, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आप जीत नहीं जाते। खेल सचमुच तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आप जीत नहीं जाते। आपको यह बात याद रखना चाहिए, कभी हार ना माने। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप हवाओं का रुख मोड़ सकते हैं। दरअसल आपको यह पता होना चाहिए कि जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके पास जीतने का अवसर है, जीतने की संभावना है। जब तक जिंदा है कोशिश करते रहें, कभी हार ना माने, और ऐसा करने पर आप संकट को सफलता की नींव में बदल सकते हैं। मैंने मां पर विश्वास करने का फैसला किया। कभी हार ना मानने और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पवान रहने की एक और कहानी विल्मा रुडोल्फ की है, जो उत्कृष्ट धावक और ओलंपिक मेडल विजेता हैं। यहाँ पर उनकी कहानी संक्षेप में बताई जा रही है कि अपनी भविष्य दृष्टि और निर्णय शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने चुनौतियों को विजयी क्षणों में कैसे बदला। विल्मा रुडोल्फ क्लार्कविले, टेनेसी में जन्मी थी। 19 बच्चों में वे 17वीं थी। उनकी माँ एक आया थी और पिता स्टोर में क्लर्क। उनके घर में ज्यादा पैसा तो नहीं था, परंतु प्रेम बहुत था। 4 साल की उम्र में नन्ही विल्मा पर पोलियो ने हमला कर दिया और वे एक पैर से अपाहिज हो गई। माता पिता उसे अस्पताल ले गए तो 100 मील दूर, जो कि 100 मील दूर था, परंतु डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि विल्मा कभी नहीं चल पाएंगी। विल्मा निराश हो गई क्योंकि उन्हें दौड़ना और अपने भाई बहनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। घर तक के लंबे सफर में वे डॉक्टरों की बातों के बारे में सोचने लगी और रोने लगी। उनके माता पिता उनके पास ही बैठे थे। उनकी माँ बोली, बेटी, मैं जानती हूँ कि डॉक्टरों ने कहा है कि तुम कभी नहीं दौड़ पाओगी, परंतु मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है।
मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारा इलाज कर देगा और तुम एक बार फिर दौड़ पाओगी। तुम बहुत तेज दौड़ोगी। नन्ही विल्मा ने तभी एक निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, मैंने डॉक्टरों की बात भी सुनी थी और मैंने माँ की बात भी सुनी थी और मैंने माँ की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। वे खुद पर धीरे धीरे मेहनत करने लगी। सबसे पहले तो उन्होंने खड़े होने पर मेहनत की, फिर चलने पर, फिर तेज चलने पर, फिर जॉगिंग और फिर दौड़ने पर। काम कठिन था, काम मुश्किल था, परंतु 15 साल बाद विल्मा रुडोल्फ ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। उन्होंने विश्वास कर लिया था कि वे दौड़ सकती हैं। विल्मा ने निर्णय कर लिया था कि वे अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने दौड़ना सीखने के लिए हर दिन मेहनत की। फिर उन्होंने कदम उठाया और वे दौड़ने लगी और तेज दौड़ने लगी। निर्णय और विश्वास संकटों की सफलता में बदलने की कुंजियां हैं। आपको फैसला करना होगा कि और फिर उस फैसले पर विश्वास करना होगा। उस आदमी की कहानी की तरह जिसे जीने के लिए 6 महीने दिए गए थे, परंतु जिसने 25 साल ज्यादा जिंदा रहने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि वह यह कर सकता है। उसे विश्वास था कि वह यह कर देगा और उसने कर दिखाया। निर्णय और विश्वास संकटों को सफलता में बदलने के सशक्त तत्व हैं। खुद पर मेहनत करें। जब मैंने यह फैसला किया कि मैं जिंगल्स गाना गाना चाहता हूं, तो मैंने एक जिंगल प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या मैं उसके लिए जिंगल गा सकता हूं। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने जिंगल का कोई टेप तैयार किया है। मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने कहा कि अगर मैं कभी टेप रिकॉर्ड करूं तो उसके पास भिजवा दूं। बहरहाल उसने यह भी साफ कर दिया कि वह मुझे अवसर देने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत से गायक हैं। मुझे लगा उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं टेप तैयार करके भिजवाऊंगा। इस बात से मैं और भी ज्यादा प्रेरित हो गया और मैंने टेप तैयार कर लिया। मैंने वह टेप जिंगल प्रोड्यूसर के पास भेज दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उसे फोन करके पूछा कि उसे टेप कैसा लगा। उसने कहा कि इस पर मेहनत करने की जरूरत है। मैंने कहा कि वह स्पष्टता से बताए कि किस क्षेत्र में मेहनत की जरूरत है। वह हिचकते हुए बोला, सच कहूं तो तुम्हारी आवाज अच्छी है, परंतु यह कुछ ज्यादा ही अश्वेत लगती है। मुझे एक ऐसे गायक की जरूरत है जो इतना अश्वेत ना लगता हो। मैंने उसकी ईमानदारी के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं दोबारा उससे संपर्क करूंगा। उसने कहा, ठीक है, परंतु मैं जानता था कि वह यह सोच रहा होगा कि वह अब दोबारा कभी मेरी आवाज नहीं सुनेगा, परंतु वह गलत था। मैंने पॉप गायकों, लोक गायकों और ओपेरा गायकों का अध्ययन करना शुरू किया। फिर मैंने एक नया डेमो दिया जिसमें मैंने लोकगीत, पॉप और ओपेरा गाए। उसने मुझे अगले ही दिन बुलवाया और कहा कि वह मेरी प्रगति से हैरान था। उसने मुझे काम दिया और मैं उसके लिए जिंगल्स गाने लगा। कुछ समय बाद उसने मुझे एक बैंक के लिए जिंगल गाने के लिए बुलवाया। मैंने पूछा कि वह किस शैली में चाहता है। उसने कहा कि वह पॉप चाहता है जिसमें थोड़ा सा लोकगीत का पुट हो। उसने जैसा कहा मैंने उस गीत को ठीक उसी तरह से गा दिया और उसे वह बहुत पसंद आया। बहरहाल कुछ दिनों बाद उसने मुझे फोन करके कहा, विली, हमें उस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना होगा। मैं बोला, क्यों? वह तो आपको बहुत पसंद आया था। उसने कहा, मुझे तो बहुत पसंद आया था, परंतु ग्राहक एक अलग तरीके की आवाज चाहता है। मैंने पूछा, किस तरह की आवाज? उसने झिझकते हुए जवाब दिया, ग्राहक एक अश्वेत गायक चाहता है। मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए। मुझे लगा कि संकट की वजह से मैंने एक ऐसी आवाज इजाद कर ली थी जिसे सुनकर कोई यह नहीं समझ सकता था कि मैं अश्वेत हूँ।
इसके बाद मेरे पास बहुत से प्रोड्यूसर्स के फ़ोन आने लगे, लोकगीत, पॉप, ओपेरा, जैज आदि के लिए। कुंजी यह है कि हर संकट को अवसर के रूप में देखें और इसके माध्यम से सीखने तथा विकास करने का निर्णय लें। यह एक निर्णय है। हर दिन मैं बुद्धि और साहस के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैंने पाया है कि ये दोनों तत्व व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही तरह की असफलताओं के लिए जरूरी हैं। बुद्धि स्थिति को परखने और अच्छे निर्णय लेने की योग्यता है। फिर आपको उन निर्णयों पर अमल करने के लिए साहस की जरूरत है। अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें साकार करने के लिए साहस की जरूरत होती है। समझदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुद्धि और उनके अनुरूप काम करने के लिए साहस होना चाहिए। मैं हर दिन इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये मेरे संकटों को सफलता में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपको भी यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप भी बुद्धि और साहस के लिए प्रार्थना करें। चौथा कदम, शिक्षण बिंदु। याद रखें, सफलता संयोग नहीं बल्कि चुनाव है। सफल बनने का चुनाव करें। जिंदगी के लिए निर्णय लें, वरना जिंदगी आपके लिए निर्णय ले लेगी। परिस्थितियां महत्वपूर्ण नहीं होती, उन पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अभिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने का चुनाव करें। डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं, ईश्वर इसका इलाज करता है। अगर डॉक्टर कहे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, तो आप 25 साल तक जीने का फैसला करें। याद रखें, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आप जीत नहीं जाते। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक इस बात की संभावना है कि आप सफल हो सकते हैं। खुद पर मेहनत करने का फैसला करें। बुद्धि और साहस के लिए हर दिन प्रार्थना करें। आपको यह बुक का पार्ट कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपको कैसा सुनना अच्छा लगता है, कौन सी बुक और आपको पसंद है। इसके अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी बुक है। इसको एक साथ प्रकाशित या डब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा लेंथ है। तो आपको हमने पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया ताकि आप इजीली इसको सुन सकें। धन्यवाद।